आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। उनकी जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली। उन्होंने लेह में हुई हिंसा का जिक्र किया और कहा कि हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, हिंसा कभी भी भड़क सकती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना लोगों का मौलिक अधिकार है और सरकार को लोगों के धैर्य का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि यहां निर्दोष लोगों को कष्ट सहना पड़े। लद्दाख में चंद घंटों में फायरिंग हुई और बेगुनाहों की जान चली गई। सवाल यह है कि क्या लेह में जो हुआ वो उमर जम्मू कश्मीर में भी करवाना चाहते हैं क्या? बयान का आखिर मतलब क्या है, इस पर करेंगे बात। खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं। इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए। हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। मैं अपील करता हूँ लद्दाख। सोनम वांगचुक के बाद उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार को उसका वादा याद दिला रहे हैं। वादा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे को दोबारा बहाल करना। 6 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। तब जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा भी वापस ले लिया गया था। तभी से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल ये मांग कर रहे हैं कि उनके राज्य को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उससे अब लगने लगा है कि पूर्ण राज्य के दर्जे पर अब उमर अब्दुल्ला का सब्र टूटता जा रहा है। बननी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। मरकजी हुकूमत के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये 3 स्टेप होंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 2 कदम तो उठा लिए, डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। उमर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन सीएम बनने के कारण उमर अब्दुल्ला को ये बात खाई जा रही है कि वो पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर के पावरफुल सीएम नहीं है, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दरअसल 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसके बाद मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। हालांकि सरकार ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि समय आने पर जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। क्यों धमकियां दे रहे उमर अब्दुल्ला? 370 हटने के बाद 2 भागों में बांटा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण राज्य के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। सही वक्त पर मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाए। केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन पूर्ण राज्य की बहाली को लेकर अब ऐसा लगता है कि अब उमर अब्दुल्ला और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने लेह का जिक्र कर इशारा कर दिया कि पूर्ण राज्य के दर्जे में और देरी हुई तो जम्मू कश्मीर में भी वही हो सकता है जो लेह लद्दाख में हुआ। उमर अब्दुल्ला लेह लद्दाख में हुई हिंसा के बाद बेहद ही बेचैन नजर आ रहे हैं।
लेकिन ये बेचैनी लेह के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए है, जिसे उमर अब्दुल्ला दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। अपनी मांग मनवाने के लिए वे केंद्र सरकार से गुहार भी लगाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर वे लेह लद्दाख जैसी धमकी तो नहीं दे रहे? सवाल ये है, क्या लेह में जो हुआ वो उमर जम्मू कश्मीर में भी करवा सकते हैं? उमर अब्दुल्ला के बयान का आखिरकार क्या मतलब निकाला जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ये सब तब हुआ है जब नेपाल में जेनजी प्रदर्शन भड़क उठा। ये सब तब हुआ है जब लेह लद्दाख में जिस तरीके से छात्र सड़कों पर आए, लाठियां भांजी गईं, हालात आउट ऑफ कंट्रोल भी नजर आए। और अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ये बयान। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विपुल सुनील जी जुड़ गए हैं। स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। विपुल सुनील जी, जो हालात हमने अभी लेह में देखे, सोनम वांगचुक के समर्थन में यहाँ सैकड़ों छात्र सड़कों पर आ गए, लेकिन फिर जो हालात हुए वो तनावपूर्ण हुए। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपनी भूख हड़ताल तोड़नी पड़ गई, अनशन तोड़ना पड़ गया। अभी उमर अब्दुल्ला का ये बयान किस तरफ इशारा कर रहा है? निश्चित तौर पर इस तरह का वक्तव्य अगर पिछले कुछ दिनों में भारतीय राजनेताओं के वक्तव्यों की पड़ताल करेंगी तो नेपाल की घटना के बाद लगातार इस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी का आया हो, चाहे अखिलेश यादव का आया हो, या उसी क्रम में आज उमर अब्दुल्ला साहब का ये वक्तव्य है। मोटे तौर पर देखने वाली बात यह है कि निश्चित तौर पे भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्थिति को देखते हुए उसका दर्जा जो राज्य का बदला था उस पर कितना समय उनको चाहिए, ये एक कश्मीरी और कश्मीरी आवाम और कश्मीरी सरकार में जो लोग जीत करके आए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मतलब और दल भी जो चुनाव लड़ते हैं, वो सब उनके सब्र का एक तरह से कहेंगे कि बांध टूट रहा है। वो समय सीमा जो रखी जा रही थी, एक तरह से मोटे तौर पर कोई निश्चित नहीं किया गया था कि इतने ही समय में, लेकिन ये इशारा था कि जल्दी ही पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो लेकिन इस तरह का अगर विलंब हो रहा है, किसी कारणवश हो रहा होगा, सरकार इसकी तैयारी कर रही है, केंद्र सरकार इसकी पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है, तमाम कमेटियां भी बना चुकी हैं, तो उसमें उस देरी के एवज में अगर आप इस तरह का भड़काऊ, एक तरह से मैं इसे भड़काऊ वक्तव्य कह सकता हूं, वक्तव्य देंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। भारत के लिए ये ठीक नहीं है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो। क्या ये कोइंसिडेंस है कि नेपाल में प्रदर्शन होता है, तख्ता पलट की नौबत आ जाती है, जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं, उसके बाद में राहुल गांधी जेंजी को लेकर पोस्ट करते हैं और कहते हैं मुझे युवाओं पर, स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, जेंजी पर पूरा भरोसा है। उसके बाद में लेह में जो हुआ वो हम सब ने देखा। अब उमर अब्दुल्ला का ये बयान, ये सब कुछ कोइंसिडेंस है क्या? नहीं, सबके तार जुड़ रहे हैं। कोइंसिडेंस तो चलिए, नेपाल में दुर्घटना ऐसी होती है, ऐसी क्रांति करते हैं युवा और हिंसक क्रांति करते हैं, उस तरह की क्रांति को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कल को सरकार में मान लीजिए राहुल गांधी होंगे या कांग्रेस होगी और इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह का विपक्षी पार्टी आह्वान करेगा तो उनके लिए भी बेचैनी भरा होगा और उनके लिए भी ये संतोषजनक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं, आप देखिए कि लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने के बाद एक अकुलाहट में है, एक घबराहट में है, एक बेचैनी विपक्ष के अंदर भी है और वो किसी भी हद तक सत्ता पाने के लिए मुझे लगता है कि प्रयास कर रहा है और उन्हीं प्रयासों के परिणाम के रूप में इस तरह के वक्तव्य को देखा जाए। बावजूद इसके मैं कहता हूं कि ठीक है, आप तमाम सकारात्मक प्रयास करिए। हजार मुद्दे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि हजार मुद्दे हैं जिन पर सरकार का आप विरोध कर सकते हैं, विरोध कीजिए। और आप अगर ठीक से उचित मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जाकर के जनता में प्रश्न उठा रहे हैं, जनता के प्रश्नों के साथ हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी सत्ता में एक दिन भागीदारी बनेगी, एक दिन जगह बनेगी, एक दिन चुनाव जीतेंगे। लेकिन जल्दबाजी में कोई नकारात्मक फैसला, नकारात्मक बात अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि देश के लिए तो ये बहुत चिंता का विषय है। और इधर बीच में ये कतई नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में नहीं होती तो नेपाल वाली घटना का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करती या जनता में आह्वान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी भी लगभग इसी तरह का वक्तव्य दे रही होती, उनके भी नेता ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। लगातार मैं ये कहता हूं कि आजकल भारतीय राजनीति में गिरावट है और उस गिरावट के ही परिणाम के रूप में इसे देखा जाए। ये कोई इंसिडेंस नहीं है केवल। और आप कह रहे हैं सभी पार्टियां ऐसी ही हैं,
हैं, पिक एंड चूज सहूलियत के हिसाब से होता है, मौका परस्ती हर पार्टी में देखी जाती है। एक सवाल मेरे जहन में आया अभी, हम इस कोइंसिडेंस की बात कर रहे हैं कि जेनजी का रोल या फिर युवाओं को कहना या फिर जगह जगह जो इस तरह की नौबत आ जाना कि बवाल सड़कों पर आ जाए और उसमें युवा पीछे नजर आए, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, लिंक्ड हो सकती हैं सारी चीजें। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो साफ इमेज के कहे जाते हैं, जो बहुत शांति से अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, अब इस पूरे बवाल के बाद में उनका रोल भी संशय में बना हुआ है, उन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये भी सहूलियत के हिसाब से की गई पॉलिटिक्स है? निश्चित तौर पर आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी में मुझे लगता है कि भारत सरकार ने बहुत जल्दबाजी दिखाया है, और जिस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं, कभी उनको पाकिस्तानी जासूसों से उनका जुड़ाव दिखाया जा रहा है, कभी चीन के जासूसों से, तो ये भी राजनीतिक वैमनस्य का मुझे लगता है कि परिणाम है एक तरह से। कल तक वही सोनम वांगचुक, आपको याद होगा श्रोभी जी, आप देख रही हैं, मीडिया में हैं, आप सारी चीजों को, सारी घटनाएं, इतिहास, राजनीति का आपको पता होगा कि वही वांगचुक भारतीय जनता पार्टी को नहीं अखरते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मांग की, अनशन लंबे समय से चल रहा था और उसमें कोई हिंसा भड़कती है, जिस हिंसा को सोनम वांगचुक ने, अब पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन जो सामने से दिखलाई पड़ रहा है उसमें उन्होंने सीधे शब्दों में हिंसा की भर्त्सना की है और उन्होंने कहा है कि ये रास्ता मेरा नहीं था। उन्होंने कहा है, मेरे पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, उन्होंने कहा था कि अहिंसा के रास्ते यानी गांधी के रास्ते पर बैठ करके मैं लद्दाख के लिए वो मांग रहा हूं, जो भी मेरी डिमांड है मैं लद्दाख के लिए अहिंसा के रास्ते से लूंगा। और हिंसक होते ही युवाओं के उन्होंने अपने अनशन को तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जो जिस लिए वो बैठे थे वह सही नहीं, उसको अटका दिया गया, उस रास्ते को छोड़ना पड़ रहा है, उन्हें अनशन तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि अनशन के रास्ते से वो चाहते थे लद्दाख के लिए दर्जा के लिए वो लंबे समय से जो प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयास, उन पर देखिए कि फिल्में बनती हैं, उनके काम को, उनके पुरस्कार को, इन सब चीजों को इतना जल्दबाजी में प्रतिक्रियावादी होकर के नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं जो अभी तक देख सुन पा रहा हूं, हालांकि एक कहावत है श्रुभी जी की, हमाम में सब नंगे हैं, अगर पीठ पीछे ये हो, ऐसा हो कि जांच हो और उसमें निकल करके कल को आता है कि सोनम वांगचुक की भी भूमिका है इस हिंसा में और दिखाने के दांत उनके दूसरे थे और खाने के दांत दूसरे थे, तो तब तो ठीक है भारत सरकार का फैसला। लेकिन फिर भी मैं भारत सरकार, ठीक है विपुल जी, एक तो रचना मेरा नाम है, भारत सरकार जो बार बार कह रही है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग हो सकती है, सुनियोजित हो सकता है, या इमेज पर जो सवाल उठ रहे हैं सोनम वांगचुक की, आप कह रहे हैं गिरफ्तारी में जल्दी कर दी। अब जो लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में सड़कों पर आए, जो जेनजी, जो युवा सड़कों पर आए, क्या वो गिरफ्तारी के बाद और नहीं भड़क सकते? क्या इस बात का ख्याल सरकार को नहीं रखना चाहिए था? अगर वो अपनी कुछ मांगों को लेकर सड़कों पर आए भी तो क्या उनसे बात नहीं होनी चाहिए थी? दूसरा, बतौर राजनीतिक विश्लेषक, टाइमिंग्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं राजनीति में इस तरह के मुद्दों को लेकर? जी रचना जी, पहले तो माफी चाहूंगा, मैंने नाम लिखा हुआ देखा नहीं और मैं इसके चेहरे के आधार पर मैंने अनुमान लगाया था, ठीक है, माफी चाहूंगा इसके लिए। आई थिंक इससे पहले हमारी डिबेट आपके साथ नहीं हुई थी इस चैनल पे कभी, तो पहले माफी और उसके बाद मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि रचना जी देखिए, मैं ये बात अपनी पिछली वक्तव्य में जो मैं कह रहा था इससे पीछे के आपके प्रश्न की जवाब में, कि निश्चित तौर पे भारत सरकार को यहाँ समझदारी दिखाना चाहिए, भारत सरकार को बहुत जल्दबाजी में अतिवादी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था। भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय को मैं भी अतिवाद का शिकार मानता हूं। मेरा मानना है कि सोनम वांगचुक पर ठहर करके सोचना चाहिए था कि क्या अगर जेनजी और तमाम जब तमाम समकालीन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि देश के युवाओं को अन्य लोग, अन्य राजनीतिक लोग, विपक्षी दलों के लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और नेपाल में घटनाक्रम होती है, तो क्या ऐसा नहीं है कि यह जेनजी जो लद्दाख का है वह स्वतः स्फूर्त और किसी के वक्तव्य से प्रभावित होकर के, संचालित होकर के इस तरह का प्रदर्शन करता है, आगजनी करता है और हिंसक कार्रवाई करता है, भाजपा के मुख्यालय को जो है जलाता है?
तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा ठहर के इसकी जांच की जानी चाहिए। सरकार के पास तमाम एजेंसी है, तमाम तरह की रिसोर्सेज हैं जिसके माध्यम से वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। दूध का दूध और पानी का पानी किए बिना सोनम वांगचुक की इस गिरफ्तारी को मैं जायज नहीं ठहराता हूं। और आपकी बात में बिल्कुल सही है, उसकी आशंका है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद देश भर के सोशल मीडिया को उठा लीजिए, देश भर में जिस तरह से उसका विरोध हो रहा है, जिस तरह से सरकार की कह सकते हैं कि आलोचना हो रही है, उससे आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से एक नए हालात उपज सकते हैं। और वो हालात अगर हिंसक बनते हैं तो उमर निश्चित अब्दुल्ला तौर के पे बयान सरकार का इसके लिए मैं दोषी समर्थन मानी नहीं कर रही, ना ही मैं उमर अब्दुल्ला जैसा सेम बयान देना चाहूंगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भी तो आशंका ही जाहिर की ना। उन्होंने कहा कि अगर आज का युवा और आज लोग अगर शांति से धैर्य से बैठे हैं तो उनके धैर्य का गलत मतलब ना निकाला जाए, सरकार इस तरफ ध्यान दे। वही बात तो आप और हम भी कर रहे हैं। अगर ज्वालामुखी भी होता है तो वो एकदम से नहीं फटता, एकदम से विस्फोट नहीं होता, वो धीरे धीरे धधकता है और वो दिखाई नहीं देता। दिखाई तब देता है जब विस्फोट हो जाता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कहाँ क्या, किसके जहन में क्या चल रहा है, किसके जहन में नाराजगी सरकार को लेकर है, या फिर इंतजार हो रहा है कि सरकार शायद देखे या कोई फैसला करे? रचना जी, फिर भी उमर अब्दुल्ला ने जो वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है कि उस तरह के वक्तव्य से वो मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, जम्मू कश्मीर के बड़े बहुत सारे युवाओं के आइडियल हैं, तो उनको इस तरह के वक्तव्य देने से बचना चाहिए। हम आप चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ कहना और चीजों का विश्लेषण करना दूसरी बात होती है। लेकिन वो कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल इस अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि वो नहीं चाहते कि बेगुनाहों का खून बहाया जाए और युवाओं का खून बहे, लेकिन वक्तव्य देते हुए इतनी सावधानी बरतनी चाहिए। और जब आप उदाहरण के तौर पे कोई किसी घटना का जिक्र कर रहे होते हैं और बीइंग अ सीएम, आप सीएम हैं, वहां एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं, तो निश्चित तौर पर इसका ये एक विश्लेषण बनता है, इसका ये मतलब अर्थ निकाला जाएगा कि आप कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं में एक रोष पैदा करना चाह रहे हैं और उनको उदाहरण दिखा रहे हैं। आप उदाहरण दिखा रहे हैं कि लद्दाख में जैसा हुआ है वैसा वो कर सकते हैं, कर सकने की। और अलग वक्तव्य में फिर आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन आप न चाहते तो इस तरह का कंट्राडिक्टरी वक्तव्य ही नहीं दिया जाना चाहिए। सिरे से मैं इस वक्तव्य को कहता हूं कि इस वक्तव्य से युवा प्रभावित हो सकते हैं, युवाओं द्वारा ऐसी हिंसा की संभावना जताई जा सकती है। हालांकि कई बार होता क्या है कि स्वतः स्फूर्त ये सारी घटनाएं होती हैं, किसी के बहुत वक्तव्य से बहुत मतलब नहीं होता है, लेकिन कई बार वक्तव्य आग में घी डालने का काम करता है। तो ये इसकी संभावना बिल्कुल बनी रहेगी कि उमर अब्दुल्ला के वक्तव्य के बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो रोष होगा, जो अलग राज्य का, स्वतंत्र राज्य का दर्जा का जो लड़ाई है, उसको लेकर के वो हिंसक हो सकते हैं। इससे बचना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो अब माहौल बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, या फिर कब लोग भड़क जाएं, इस तरह की बातें उन्होंने कह दी हैं। धैर्य को गलत तरीके से ना देखा जाए, इस तरफ भी ध्यान दिया चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने बातें तब कही हैं जब लेह में हमने देखा किस तरीके से बवाल हुआ और उसका नतीजा क्या हुआ। मेरे साथ में आप बने रहिएगा विपुल जी, मेरे साथ में मेरी सहयोगी और न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार भी जुड़ गई हैं, उनसे हम इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। कनिका, नेपाल में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं, उसके बाद लेह का नंबर आया और इस बीच राहुल गांधी ने पोस्ट भी किया था जेनजी युवाओं और स्टूडेंट्स को लेकर। अब उमर अब्दुल्ला का ये बयान, क्या ये सब कुछ कनेक्टेड है? देखिए, जिस तरह से लेह में लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर लगातार प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई एनएसए के तहत, और एक लंबे समय से 2 दिन करीबन जो है ये प्रोटेस्ट चला, जिसमें बीजेपी के तमाम जो पार्टी कार्यालय थे वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। खास तौर पे जेनजी समुदाय ने जो है स्टेटहुड को लेकर प्रदर्शन किया। उसके पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जेनजी जो है वो संविधान को बचाएंगे। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं नेपाल के बाद अब भारत में भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि कल अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल बयान दिया है कि क्योंकि केंद्र सरकार ने पूर्ण राज्य के दर्जे की वादे जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से किए थे। तो कल उमर अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान आया है कि लद्दाख के बाद इस तरह की परिस्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में बन सकती है। हालांकि क्या ये परिस्थिति को बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह के बयान देकर क्या वो
जेनजी समुदाय को कहीं ना कहीं प्रगोक कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन रेज हो रहा है। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं स्टेटहुड को लेकर लगातार जो है लद्दाख से जो बात शुरू हुई थी वो अब जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है, उससे पहले राहुल गांधी भी अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं नेपाल में जिस तरह का प्रदर्शन जेनजी ने किया था उस तरह की तस्वीरें जो है भारत में देखने को मिल रही हैं। हालांकि लद्दाख में जिस तरह का प्रदर्शन किया गया था उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में भी तमाम तरह की टिप्पणियां जो है अलग अलग राजनीतिक दल की आई हैं। हालांकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद भी ऑपोजिशन ने लगातार इसको एक मोहरा बनाया और सवाल सरकार से पूछे हैं, क्योंकि लगातार स्टेटहुड की बात की जा रही है। तो ऑपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि सरकार ने जब प्रॉमिस किया था कि वो स्टेटहुड अनाउंस करेंगे तो आखिरकार क्यों नहीं कर रही है। वहीं अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार जो है साफ तौर पे ऑपोजिशन को टारगेट कर रही है कि ऑपोजिशन जो है इस तरह के मुद्दों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अपने आप में ये बड़ा बयान जो है वो मुख्यमंत्री का आया है जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। उनका कहना है कि इस तरह की परिस्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में बन सकती है। अगर मैं इन शॉर्ट ये कहूँ कि क्या लेह लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर का नंबर है, तो ये सवाल जायज होगा क्या, सही होगा क्या? क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड दिखता है, इधर पोस्ट होता है उधर बवाल हो जाता है, फिर उमर अब्दुल्ला कहते हैं अगर इन फ्यूचर जम्मू कश्मीर में बवाल होता है तो क्या उससे चौंकना चाहिए या समझें कि पहले से सुनियोजित था? देखिए, मुझे लगता है कि लद्दाख में जिस तरह की परिस्थिति बनी, हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक के बीच में आप एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कल उमर अब्दुल्ला ने जो बयान बोला कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की परिस्थिति बन सकती है, यानी कि ये भी कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या स्टेटहुड को लेकर किस तरह की स्थिति खराब होती है, क्या वहाँ के लोग भी इस तरह की मांग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब लगातार सरकार और बीजेपी के लोग जो हैं वो उमर अब्दुल्ला पे हमलावर भी हैं और यही कह रही है सरकार की लगातार ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो इस तरह के प्रोपेगेंडा को प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उसके बाद जो है सियासत में तमाम जो बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में भी क्या बीजेपी और सरकार सिर्फ हमलावर है या फिर क्या कोई बातचीत की भी यहाँ गुंजाइश नजर आ रही है? क्योंकि लेह लद्दाख में जो कुछ हुआ उसको लेकर कहा यह जा रहा था कि लोगों में असंतोष जरूर था, लेकिन वहां लोगों से, आम लोगों से लगातार संपर्क में थी सरकार। गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुआ था, लोगों से बातचीत कर रहा था ताकि लोगों की भावनाएं किसी तरीके से भड़के नहीं, किसी तरीके से कोई बवाल ना हो। बावजूद इसके ये हुआ। अगर जम्मू कश्मीर से ये सुर खुद मुख्यमंत्री ने निकाले हैं तो क्या सरकार की तरफ से सिर्फ कटाक्ष किया जाएगा या बातचीत कुछ हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है जिस तरह से लेह में परिस्थिति खराब हुई थी, लद्दाख में लगातार जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, लगातार होम मिनिस्ट्री ने लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की थी कि आप लोग बातचीत करके जो है इस तरह की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो सकता और प्रदर्शन नहीं भी करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में हमें आज़ादी है अपनी बात रखने की, लेकिन हिंसा करने की आज़ादी किसी को भी नहीं मिलती है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह के बयान अब उमर अब्दुल्ला की ओर से आए हैं कि जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के लोग जो है अब वहाँ पर जो स्टेट लीडरशिप होगी वो बात करेगी जरूर इस चीज को लेकर। लेकिन बिल्कुल सरकार की ओर से लगातार इस पूरे मामले को लेकर बातचीत का दौर भी लगातार जारी था और हालांकि सरकार लगातार अपील भी यही कर रही थी कि बातचीत करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हालांकि सोनम वांगचुक को जिस तरह से अरेस्ट किया गया उसके बाद लगातार जो है ऑपोजिशन की तमाम जो पार्टीज है वो सरकार पे हमलावर थी। उनकी वाइफ का स्टेटमेंट आया, वहाँ के आम लोगों का स्टेटमेंट आया, इस तरह की चीजें देखने को मिली है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या परिस्थिति बनती है और सरकार होने से काम नहीं चलेगा। हालात पर नजर बनाए रखनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से ही बीच का रास्ता निकालने तो बेहतर होगा। विपुल जी, आपका एंड कमेंट? था उसी बात में जोड़ूंगा कि सरकार को जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए था और एक जांच की आप कमेटी बनाइए, समिति बनाइए, तमाम जांच एजेंसियां हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आप आए दिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग न करके सदुपयोग कीजिए और जांच करिए सोनम वांगचुक पर। और ठीक से अगर उनकी कहीं भी संलिप्तता पाई जाती है हिंसा के लिए तो कोई भी हो, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर आप जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर काम करिए, लेकिन बिना जांच किए
और एक सामाजिक कार्यकर्ता को जिसका निश्चित तौर पर राजनीति से कोई राजनीतिक दल से लेना देना सीधे तौर पर नहीं है, तो उसको उसकी गिरफ्तारी से आप जानते हैं कि हालात बिगड़ सकते हैं। हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी रचना जी, तो बातचीत में ये बात आपने कही थी कि हालात बिगड़ते वक्त नहीं लगता है। हम सब जानते हैं कि हालात कभी भी बिगड़ सकता है, तो आप क्यों ऐसी घटनाओं को और क्योंकि सरकार में बैठी हुई जो पार्टी है, सत्ताधारी जो दल हैं, उन्हें तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि देश में कहीं भी किसी भी तरीके से इस तरह के हालात ना पनपे। बहुत शुक्रिया विपुल सुनील जी साथ में जुड़ने के लिए, साथ ही कनिका कटियार बहुत शुक्रिया इस खबर को लेकर पूरा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।